हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। और बताइए कैसे आप लोग। चलिए देखिए, आज हमारा जो अंतिम प्रयास का ठीक है सीरीज चल रहा है क्लास 10th के बोर्ड परीक्षा 2025 के तैयारी के लिए। इसमें देखिए फिजिक्स के आज हम लोग लेकर आए हैं चैप्टर आप लोग के लिए हमारा पर्यावरण। आज हम लोग हमारा पर्यावरण चैप्टर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और जिनके इस साल भी पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है, उसका हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए हम लोग चालू करते हैं भाई बिना देरी किए। और जितने भी लोग जुड़े हैं लाइक शेयर कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से कौन से समूह में जैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं होता है? घास, पुष्प तथा चमड़ा, ठीक है। या तो फिर देखिए कह रहा है घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक, फलों के छिलके, केक व नींबू का रस, केक, लकड़ी व क्या होता है, घास। देखिए जैव निम्नीकरण का मतलब होता है जो सड़ गल सकते हैं, ठीक है, नष्ट होते हैं, उन्हीं से सड़ने गलने से ये क्या होता है, जैव जो हमारे होते हैं उत्पन्न होते हैं। अब इसमें देखिए प्लास्टिक एक ऐसा है, ठीक है, एक मिनट। प्लास्टिक देखिए, प्लास्टिक क्या होता है भाई, ये खराब नहीं होता है, ये सड़ता गलता नहीं है, मतलब इससे जैव निम्नीकरण नहीं होता है, इससे जैव उत्पन्न नहीं हो सकता है, जैव ऊर्जा। तो यही बी नंबर रहेगा हमारा, क्या होगा, बी नंबर। अगला देखिए, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? आहार श्रृंखला का निर्माण देखिए, घास, गेहूं तथा आम, घास, बकरी तथा मानव, बकरी, गाय तथा हाथी, घास, मछली तथा बकरी। इनमें से कौन करते हैं भाई आहार श्रृंखला का? ठीक है, आहार श्रृंखला का देखिए घास, बकरी और मानव को करता है। देखिए घास को बकरी खाता है, बकरी को मानव खा जाता है, ठीक है, फिर मानव मरने के बाद फिर उसी में घास में होता है। लेकिन घास गेहूं खाए फिर गेहूं आम खाए, ये तो नहीं है ना। या फिर बकरी गाय को खाए, गाय हाथी खाए, ये ऐसा भी नहीं है, ठीक है। या घास मछली खाए, मछली बकरी खाए, ये भी नहीं जरूरी है। बकरी क्या करती है, घास खाती है और बकरी को मानव खा जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा या से पर्यावरण, ठीक है, मैत्री या फिर अनुकूल कह सकते हैं, व्यवहार कहलाता है। इसमें से कौन सा पर्यावरण क्या कहता है भाई, अनुकूल, पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार कौन सा है? देखिए कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, देखिए बाजार जाते समय खरीदे गए सामान को रखने के लिए कपड़े का थैला ले जाना। ये तो अच्छी बात है भाई, क्योंकि हम प्लास्टिक का जब बैग लेकर आते हैं तो प्लास्टिक को इधर उधर फेंक देते हैं, प्लास्टिक के बैग को, और वो क्या होता है पृथ्वी पे नष्ट नहीं होता है, वो क्या करता है, नुकसान करता है, मतलब पर्यावरण प्रदूषण करता है। तो ये क्या होता है, देखिए कपड़े का थैला ले जाना, ये तो अच्छी बात है, पर्यावरण के अनुकूल है। दूसरा देखिए क्या रहा है, कह रहा है आवश्यक ऊर्जा खर्च बचाने के लिए लाइटों तथा पंखों का स्विच बंद करना, मतलब जब जरूरत हो तब स्विच ऑन करके पंखा या बत्ती जलाना, और जब जरूरत न हो तो बंद कर देना, ये भी पर्यावरण के अनुकूल है, ठीक है। वाहन के बजाय विद्यालय तक पैदल जाना, विद्यालय अगर ज़्यादा दूर नहीं है, पैदल जा सकते हैं तो पैदल ही जाना चाहिए, ये भी पर्यावरण के अनुकूल है, मतलब उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एक परत पराबैंगनी किरण को पृथ्वी पर आने से रोकती है? क्लोरीन परत, ओजोन परत, ऑक्सीजन परत, हाइड्रोजन। देखिए क्लोरीन Cl2 है, ओजोन देखिए O3 है, ऑक्सीजन O2 है, ठीक है, O2 है, और देखिए हाइड्रोजन परत क्या है, H2 है। तो ये देखिए ओजोन परत रोकता है। ओजोन परत क्या करता है, ये पराबैंगनी किरण को आने से रोकता है, पृथ्वी पर आने से। आगे देखिए, अब सब्जेक्टिव कुछ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गए, सब्जेक्टिव प्रश्न की ओर चलते हैं। सब्जेक्टिव प्रश्न पर चलने से पहले जितने भी लोग जुड़े हैं भाई, एक बार जो लाइक किए हैं सही है, जो नहीं किए हैं वो लाइक और शेयर कर दें, ठीक है। चलिए देखिए क्या है, क्या कारण है कि कुछ पदार्थ जैव निम्नीकरण होते हैं और कुछ पदार्थ अजैव निम्नीकरण होते हैं, ठीक है। कुछ मतलब सड़ गल के जैव ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, इसका कारण क्या है? देखिए कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन पर सूक्ष्म जीव अपना प्रभाव डालते हैं और उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। सूक्ष्म जीवों का असर केवल कुछ पदार्थों पर ही होता है, अतः कुछ पदार्थ ही जैव निम्नीकरण होते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिन पर सूक्ष्म जीव का असर नहीं होता और वे सरल पदार्थ में नहीं टूटते। देखिए ऐसे पदार्थ
जिनमें सूक्ष्म जीव उस पर अपना असर दिखा सके, उसको खराब कर सके, उसे खा सके, ठीक है, वह क्या करता है, वह नष्ट होकर मतलब सड़ के गल के जैव निम्नीकरण बनाता है। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जैसे प्लास्टिक हो गया, थर्माकोल हो गया, ये सब ऐसे पदार्थ है जिसपे सूक्ष्म जो कण होते हैं, जीव होते हैं, वो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाते हैं और वो खराब नहीं होते हैं, तो वो क्या होते हैं, अजैव निम्नीकरण होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, जीवमंडल की परिभाषा दीजिए। जीवमंडल के कौन से 3 प्रमुख भाग हैं? जीवमंडल के कौन से प्रमुख 3 भाग हैं? देखिए भाई, जीवमंडल, जलमंडल, जीवमंडल, स्थल मंडल, जलमंडल तथा वायुमंडल का वह क्षेत्र है जिसमें जीवधारी पाए जाते हैं। मतलब देखिए, कह रहा है कि स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, इन तीनों का देखिए जो है, देखिए जीवमंडल वह देखिए भाग होता है जिसमें जीव पाए जाते हैं, ठीक है, जीवमंडल कहलाता है। जीवमंडल में ऊर्जा तथा पदार्थों का निरंतर आदान प्रदान जैविक तथा अजैविक घटकों के मध्य होता रहता है। मतलब जीवमंडल में देखिए ऊर्जा का आदान प्रदान, ऊर्जा और पदार्थ दोनों का आदान प्रदान क्या होता है, जैविक और अजैविक, ठीक है, के घटक के मध्य क्या होता है, हमेशा होता रहता है। जीवमंडल का विस्तार लगभग देखिए 14 से 15 किमी होता है। वायुमंडल में 7.8 किमी ऊपर तक तथा समुद्र में 6 से 7 किमी गहराई तक जीवधारी पाए जाते हैं। जीवमंडल के 3 प्रमुख भाग निम्नलिखित हैं। पहला देखिए क्या है, स्थल मंडल है। यह पृथ्वी का ठोस भाग होता है जिससे हम लोग क्या कहते हैं, जहाँ पे हम लोग रहते हैं ना, स्थल मंडल। इसका निर्माण चट्टानों, मृदा, रेत आदि से होता है। पौधे अपने लिए आवश्यक खनिज लवण मृदा से घुलनशील अवस्था में ग्रहण करते हैं, ठीक है, ये हो गया पहला स्थल मंडल, मिट्टी वाला भाग। दूसरा देखिए जल मंडल। जल मंडल देखिए क्या होता है, देखिए स्थल मंडल पर उपस्थित तालाब, कुएं, झील, नदी, समुद्र इत्यादि मिलकर जल मंडल बनाते हैं। मतलब जो पानी का भाग होता है, पानी वाला भाग सिंपल से कह सकते हैं। जलीय जीवधारी अपने लिए आवश्यक खनिज जल से प्राप्त करते हैं। जल जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। यह जीव द्रव्य का अधिकांश भाग बनाता है, जीव के द्रव्य का अधिकांश भाग यही बनाता है। पौधे जड़ों के द्वारा या शरीर सतह से जल ग्रहण करते हैं, ठीक है, तो ये हो गया जलमंडल। तीसरा देखिए हमारा है वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर स्थित गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं भाई। गैसीय आवरण, पृथ्वी के चारों ओर या तो हम ही खड़े हैं, तो देखिए हमारे चारों ओर जो क्या है, मतलब गैसीय परत है। हम जिस पे खड़े हैं वो तो क्या है, वो हमारा स्थल मंडल है, मतलब जमीन वाला भाग, मिट्टी वाला पत्थर वाला। और जिसमें जैसे तालाब वाला है जहाँ पानी रहता है वो क्या है, वो हमारा क्या होता है, जलमंडल होता है। और जैसे ये हमारे चारों तरफ ये क्या है, जो गैस है, ये क्या कहलाता है, ये वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल में विभिन्न गैसें संतुलित मात्रा में पाई जाती हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, ये सब गैसें एक संतुलित मात्रा में पाई जाती हैं। अगला देखिए क्या क्वेश्चन है भाई, देखिए पोषी स्तर क्या है, एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए तथा इसमें विभिन्न पोषी स्तर बताइए। देखिए किसी आहार श्रृंखला के विभिन्न चरण या स्तरों को पोषी स्तर कहते हैं, ठीक है। आहार श्रृंखला का उदाहरण जैसे देखिए घास, हिरन, शेर। अब देखिए इसमें क्या, देखिए घास को हिरन खा जाता है, हिरन को शेर खा जाता है। मतलब ऐसा एक श्रृंखला जो एक दूसरे को क्या करते हैं, अपना आहार बनाते हैं, एक दूसरे को खाते हैं, वही क्या कहलाता है, वही पोषी स्तर कहलाता है। क्या कहलाता है, पोषी स्तर, सिंपल सी बात है। आगे देखिए इस आहार श्रृंखला में देखिए विभिन्न पोषी स्तर। देखिए प्रथम पोषी स्तर घास है, यह उत्पादक है। द्वितीय पोषी स्तर हिरन है, यह प्रथम उपभोक्ता है। मतलब यह प्रथम उत्पादक को यह उपभोग करता है, घास को खाता है और इसे शाकाहारी भी कहते हैं। तृतीय पोषी स्तर शेर है, यह उच्च मांसाहारी है। तो सबके बारे में बस बता देंगे, ठीक है। जैविक आवर्धन क्या है, क्या परितंत्र के विभिन्न स्तरों पर जैविक आवर्धन का प्रभाव क्या होता है। देखिए कह रहा है प्रभाव भी भिन्न होता है, प्रभाव भी भिन्न होता है कि नहीं, यह बताना है भाई, प्रभाव भिन्न होता है कि नहीं होता है, ठीक है। चलिए तो देखिए
जब कोई हानिकारक रसायन जैसे DDT, ठीक है, किसी खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करता है, ठीक है, किसी खाद्य श्रृंखला में क्या करता है, देखिए प्रवेश करता है, ठीक है भाई, ये देखिए नहीं रहेगा। चलिए, किसी खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करता है तो इसका सांद्रण धीरे धीरे प्रत्येक पोषी स्तर में बढ़ता जाता है। इस परिघटना को जैविक आवर्धन कहते हैं। इस आवर्धन का स्तर अलग अलग पोषी स्तरों पर भिन्न भिन्न होता है। जैसे में देखिए हम समझा सकते हैं, देखिए जल में देखिए जो पोषी स्तर होते हैं वह देखिए क्या होते हैं 0.02, ठीक है, ppm, मतलब वायुमंडलीय दाब पे होते हैं। फिर शैवाल है प्रोटोजोआ, ये क्या होता है 5 पर होते हैं। मछली है, मनुष्य का सबसे अधिक है देखिए 1600, ठीक है, मतलब सबका अलग अलग पर क्या होते हैं, ये रहते हैं दाब पर। आगे देखिए ओजोन क्या है तथा यह किसी परितंत्रण को किस प्रकार प्रभावित करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है भैया, ओजोन क्या है, ठीक है, ओजोन क्या है और यह किसी परितंत्रण को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो देखिए ओजोन ऑक्सीजन का एक अपर रूप है। इसका एक अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। इसका अणुसूत्र O3 है, ठीक है। यह ऑक्सीजन के 3 अणुओं की सूर्य के प्रकाश, ठीक है, मतलब अल्ट्रावायलेट रे की उपस्थिति में अभिक्रिया द्वारा बनता है। और यह देखिए सूर्य से आने वाली जो हमारी पराबैंगनी विकिरण है उसको रोकता भी है, ठीक है। अब देखिए जैसे देखिए ऑक्सीजन है, जब पराबैंगनी किरण इसमें से गुजरेगा तो ये देखिए O+O में बढ़ जाएगा। लेकिन देखिए जब यहाँ पर देखिए O+O2 जब जुड़ेगा, फिर ये जो टूटेगा ऑक्सीजन, इससे O2 जुड़ेगा तो ओजोन परत बन जाएगा और ये पराबैंगनी किरण को रोकने का कार्य करता है। ओजोन पृथ्वी की सतह पर एक आवरण बनाती है जो पराबैंगनी किरणों से उसकी रक्षा करती है, लोगों की रक्षा करती है, बस यही है। निम्नलिखित को उदाहरण सहित समझाइए। अम्ल वर्षा, ठीक है, निम्नलिखित को क्या करना है, देखिए उदाहरण सहित समझाना है भैया। निम्नलिखित को हमें क्या करना है, देखिए उदाहरण सहित समझाना है। जिसमें देखिए एक ही है अम्ल वर्षा है, ठीक है। अम्ल वर्षा देखिए क्या होता है, देखिए अम्ल वर्षा, देखिए ये हेडिंग आ जाएगा। अब देखिए अम्ल वर्षा वायु में उपस्थित नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड के कारण होती है। सल्फर के ऑक्साइड मतलब कि देखिए नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड के कारण होती है। मतलब जब इसमें क्या होता है, देखिए वायुमंडल में वायु में जो सल्फर और नाइट्रोजन होते हैं, जब वो ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं तो वो क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। तो देखिए ये गैसीय ऑक्साइड वर्षा के जल के साथ मिलकर क्रमशः नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक, जैसे देखिए सल्फर का ऑक्साइड है SO2 है, जब ये जल के साथ मिलेगा तो H2SO4 बना लेगा, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल बनाएगा। और नाइट्रोजन का ऑक्साइड है NO2, अगर ये जल के साथ मिलेगा तो HNO3 का निर्माण करेगा, मतलब नाइट्रिक अम्ल करेगा, ठीक है। तो इनके मिलने के कारण क्या होता है, अम्ल वर्षा होती है। मतलब अम्ल वर्षा क्या है, देखिए यह वायु में उपस्थित नाइट्रोजन और सल्फर के कारण होती है। जब नाइट्रोजन और सल्फर ऑक्सीजन से मिलकर ऑक्साइड बनाते हैं, फिर ये वर्षा के जल के साथ मिलते हैं ये गैस, तो क्या करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं, जो क्या होते हैं जल के साथ नीचे गिरते हैं। इसे क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए। ये भी देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई। ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, देखिए ये कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती सांद्रता ग्रीन हाउस प्रभाव डालती है। आमतौर पर जब कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता सामान्य हो तब पृथ्वी का ताप ऊर्जा का संतुलन बनाए रखने के लिए ऊष्मा पृथ्वी से परावर्तित हो जाती है, ठीक है। जब देखिए कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता सामान्य होती है तब संतुलन, ऊष्मा और ऊर्जा का संतुलन बनाए रखने के लिए क्या होती है, ऊर्जा परावर्तित हो जाती है। परंतु CO2 की अधिक सांद्रता पृथ्वी से लौटने वाली ऊष्मा को परावर्तित होने से रोकती है, जिससे पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होने लगती है, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव। इसी के कारण देखिए पौधों को बचाने के लिए आप देखते हैं
क्या करते हैं, ग्रीन कलर के पर्दे से उसको ढक के रखते हैं। ठीक है, क्योंकि इस समय हमारा वातावरण जो है इतना प्रदूषित हो चुका है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक हो चुकी है, तो पृथ्वी का जो ऊर्जा का संतुलन है, टेम्परेचर का संतुलन, वह नहीं बन पाता, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है। अब यहाँ से जो ऊर्जा परावर्तित होती है, पृथ्वी से बाहर जाती है, वह ऊर्जा परावर्तित नहीं हो पाती। कार्बन डाइऑक्साइड उसको क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेयर उसको बाहर नहीं जाने देता है, रोक देता है, परावर्तित नहीं होने देता है, जिससे पौधे सब नष्ट होते हैं। ठीक है, इसी प्रभाव को क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव। अब देखिए इसके बाद देखिए क्या है, सूर्य के देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव को ये देखिए दिखाया गया है। ठीक है, चित्र के माध्यम से। ठीक है, जैसे देखिए जब ये इस पृथ्वी पे देखिए क्या होगा, अगर CO2 की मात्रा एक निश्चित संतुलन में रहेगी तो जब प्रकाश आएगा तो जो अधिकांश ऊर्जा रहेगी, जो अधिक ऊर्जा, वो क्या होगी, परावर्तित होकर चली जाती है। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होगी, अधिक हो जाएगी, आवश्यकता से अधिक, तब यह क्या करेगा, तब इसके परावर्तन को रोक के फिर इसी पे ला देता है। ऊष्मा परावर्तित तो होना चाहिए, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड देखिए इसको रोक के फिर पृथ्वी पे भेज देगा। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या है, देखिए अपशिष्ट उत्पादक क्या हैं, इनके निम्नीकरण के विभिन्न उपयोग का उल्लेख कीजिए। ठीक है, इसके देखिए कह रहा है कि इनके निम्नीकरण के विभिन्न उपयोग का उल्लेख कीजिए। देखिए किसी भी प्रक्रम के अंत में बनने वाले अनुपयोगी पदार्थ या उत्पाद को अपशिष्ट कहते हैं। मतलब कोई भी रिएक्शन हो रहा है, कोई भी कार्य हो रहा है, तो लास्ट में कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जिनका कोई उपयोग नहीं होता है, उन्हें ही हम क्या कह देते हैं, अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। यह ठोस, द्रव व गैसीय प्रवृत्ति के होते हैं। मतलब ये ठोस भी हो सकते हैं, द्रव भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं, और इन्हें हम अपने सामान्य बोलचाल घर की भाषा में कचरा कह देते हैं। जिसका कोई उपयोग ही नहीं है उसे कचरा कह देंगे ना, उसे कचरा ही कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए यह दो प्रकार के होते हैं, जैव निम्नीकरण एवं अजैव निम्नीकरण। देखिए जैव निम्नीकरण ऐसे होते हैं कचरे या फिर अपशिष्ट पदार्थ जिन पर कि छोटे जीवाणु विषाणु का प्रभाव क्या होता है और वो जीवाणु विषाणु इसको नष्ट करके क्या करते हैं भाई, किसी न किसी ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, तो वो जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। और कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं, जैसे हम बताए थे थर्माकोल हो गया, प्लास्टिक हो गया, इन सब पर जो हमारे छोटे जीवाणु हैं उनका प्रभाव नहीं हो पाता, प्लास्टिक पर नहीं हो पाएगा, तो प्लास्टिक को नष्ट नहीं कर पाएंगे और वो क्या होता है, ऊर्जा के रूप में परिवर्तित नहीं होता है, जैसे का तैसा ही वैसे रहेगा, केवल वातावरण को नुकसान ही पहुंचाएगा। तो यह क्या होगा, अजैव निम्नीकरण कहलाएगा। ठीक है, तो दोनों का देखिए हमने बता दिया, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं फिर देखिए निम्नीकरण कहलाते हैं, जैव निम्नीकरण, और जो नहीं होते हैं अपघटित वो क्या कहलाते हैं, अजैव निम्नीकरण। अपशिष्ट उत्पाद, ठीक है, निम्नीकरण के उपाय। ठीक है, पहला देखिए क्या है, जैव निम्नीकरण एवं अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ को अलग अलग करके समाप्त करना चाहिए। ठीक है, अलग अलग करके यहाँ पे रहेगा भाई, देखिए क्या रहेगा, देखिए अलग अलग करके समाप्त करना चाहिए। मतलब इन दोनों को क्या करना चाहिए भाई, पहले अलग अलग करना चाहिए फिर समाप्त करना चाहिए। ठीक है, और दूसरा देखिए क्या है, अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ का पुनः चक्रण के बाद पुनः उपयोग करना चाहिए, जैसे प्लास्टिक, धातुएं इत्यादि। ठीक है, मतलब जो अजैव निम्नीकरण है इसको देखिए क्या करते हैं, पुनः चक्रण, मतलब रिसाइकिल करके। जैसे हम लोग पानी का बाटल पीते हैं ना, लाते हैं पानी का बाटल जो आता है, मतलब क्या कहते हैं, बिस्लेरी का, ये सब का, एक्वा का। ठीक है, उसको देखिए एक बार पीने के बाद दोबारा उसमें पानी भर के नहीं पीना चाहिए। ठीक है, उसको फिर से रिसाइकल करवा के तब पीना चाहिए, रिसाइकल के लिए। और वैसे जो नॉर्मल पानी के लिए पीने के लिए बाटल आते हैं उसको तो हम बार बार यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जैसे हम प्लास्टिक के थैले में कुछ जाते हैं दुकान से, सब्जी उब्जी पैक करके लेके आ जाते हैं कुछ भी, अब उसको एक बार यूज करने के बाद फिर दूसरे दिन उसको यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगला देखिए क्या है, जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ जैसे रसोई की बेकार सामग्री, खाना बनाने के बाद बची सामग्री, पत्तियां आदि को जमीन में
गड्ढा खोदकर इन्हें दबाकर खाद तैयार किया जा सकता है, जिससे पौधों को उच्च कोटि का खाद उपलब्ध। जैसे कि जो छिलके उलके होते हैं, अगर गाय खाती है, ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं खाते हैं गाय, तो उनको हम क्या करते हैं, दबा के रख सकते हैं। जो पत्ती होती है जमीन के अंदर, वो सड़ कर क्या करता हो, सड़ के गल के क्या होता है, खाद के रूप में तैयार होता है, जो पेड़ पौधों के लिए बहुत लाभदायक होता है। ठीक है, आगे देखिए है खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इसके बारे में पूरा क्या करना है, विवेचना करना है। तो देखिए खाद्य श्रृंखला क्या होता है। देखिए किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में अनेक ऐसे जीव होते हैं जो एक दूसरे को खाकर अपना आहार संबंधित आवश्यकताओं की क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं। मतलब इस देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में ऐसे सभी जीव हैं जो कि एक दूसरे को खाते हैं, ठीक है, और खा करके अपने आहार संबंधित जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करते हैं। ठीक है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में एक जीव द्वारा दूसरे जीव को खाने की क्रमबद्ध प्रक्रिया को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। क्रमबद्ध जो प्रक्रिया है एक दूसरे को खाने की, यही क्या कहलाता है, खाद्य श्रृंखला है। ठीक है, किसी पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का वह क्रम है जिसमें जीवधारी भोज्य तथा भक्षक के रूप में क्या होते हैं, संबंधित रहते हैं। मतलब एक अगर दूसरे को क्या कर रहा है, भोज्य कर रहा है, उसका भोजन कर रहा है, उसको खा रहा है, तो किसी और का मतलब वह किसी और को भक्षक बनाएगा। मतलब एक अगर जीवधारी भोज्य है, भोजन है, तो कोई दूसरा उसको खाएगा, वो भक्षक बनेगा। अब जो भक्षक है वो किसी तीसरे के लिए क्या होगा, भोज्य का कार्य करेगा, मतलब भोजन का कार्य करेगा, तो तीसरा उसको खाएगा, भक्षक करेगा, उसको मारकर खाएगा। अब उसको कोई और आकर खाएगा, मतलब एक दूसरे को खाने की प्रक्रिया चलती रहती है। इसी को हम क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला। प्राथमिक उत्पादक जैसे क्या होते हैं, देखिए हरे पौधे। ठीक है, प्रथम द्वितीय व तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता एवं अपघटनकर्ता, ठीक है, कवक एवं जीवाणु आपस में मिलकर खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे का भक्षण करते हैं और भक्षण पर भोज्य के रूप में संबंधित रहते हैं। ठीक है, आहार श्रृंखला में देखिए ऊर्जा का रासायनिक पदार्थ उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता व निर्जीव प्रकृति में क्रम से प्रवेश करते रहते हैं। खाद्य श्रृंखला को निम्नलिखित देखिए चित्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, इस डायग्राम द्वारा। जैसे देखिए क्या है, सूर्य का प्रकाश या विकिरण ऊर्जा, ये देखिए प्राथमिक उत्पादक है। जो सूर्य के प्रकाश से जो आता है ऊर्जा, वह क्या है, हमारा प्रथम उत्पादक है। उसको कौन ग्रहण करते हैं, देखिए हरे पेड़ पौधे ये ग्रहण करते हैं। तो हरे पेड़ पौधे के लिए यह क्या हो गया, भोजन का कार्य कर गया। अब देखिए हरे पेड़ पौधे किसके लिए भोजन करते हैं भाई, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता शाकाहारी जंतु। ठीक है, शाकाहारी जंतु में मनुष्य भी आ जाएंगे, गाय बकरी सब रहते हैं। वैसे मनुष्य तो सब में आएंगे, क्योंकि ये 2-3 जगह आएंगे बीच बीच में। ठीक है, ये शाकाहारी मांसाहारी दोनों होते हैं, सर्वाहारी भी होते हैं, मतलब कहे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है जो हरे पेड़ पौधों को खाते हैं, इनको देखिए कौन खाता है, देखिए मृत, ये देखिए मृत अवशेष में बदलते हैं। या तो इनको देखिए, अगर हम डायरेक्ट देखें तो इनका भोजन कौन करता है, द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता मांसाहारी जंतु। फिर इसका क्या होगा, तृतीय उपभोक्ता, मतलब जो दोनों का कार्य करता है। ठीक है, फिर इसको करेगा उच्च श्रेणी के उपभोक्ता मांसाहारी जंतु और दोनों, मतलब एक दूसरे को खाते रहते हैं। और लास्ट में देखिए सब क्या होंगे, सबके मरने के बाद, सड़ने के बाद मृत अवशेष से फिर क्या होता है, कवक और जीवाणु बनता है। ठीक है, रासायनिक अपघटन के कारण ये वातावरण में चला जाता है, फिर से यही होता है। ठीक है, अब देखिए घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में देखिए सबको अलग अलग देखिए हम पारिस्थितिकी तंत्र दिखाएं। जैसे घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र देखिए क्या होता है, घास है, घास को हिरन खाता है। ठीक है, और हिरन को क्या करेगा, देखिए शेर। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट नहीं दिखाएंगे हम लोग, देखिए ये डायरेक्ट दिखा गया, लेकिन हम लोग देखिए शेर को ऐसे करके दिखाएंगे। कैसे, देखिए शेर। ठीक है, मतलब देखिए क्या है, घास को हिरन खाता है, घास देखिए क्या है, हिरन के लिए भोजन है। अब हिरन को शेर खा जाता है। या तो देखिए घास को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। दूसरा देखिए, घास को पहले कीड़े खाते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, फिर उन कीड़ों को क्या करती है, चिड़िया खा जाती है, चिड़िया को बाज खा जाता है, बाज को गिद्ध खा जाता है। ठीक है, इस प्रकार ये देखिए एक दूसरे का भोजन बन रहे हैं, तो ये हो गया खाद्य श्रृंखला।
दूसरा देखिए क्या है, देखिए तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र अगर हम देखेंगे तो देखिए तालाब में देखिए क्या है, देखिए हरे पौधे हैं, हरे पौधों को कौन खाता है, देखिए कीड़े खाते हैं। कीड़े को क्या खाता है, देखिए मेढक, तालाब की बात हो रही, मेढक। और मेढक को कौन खाता है, सांप। सांप को फिर आके बाज खा जाता है, ठीक है। या तो देखिए हम दूसरा देखेंगे, शैवाल है, छोटे छोटे जो होते हैं एकदम पौधे, मतलब छोटे शैवाल। शैवाल को कौन खाता है, देखिए जलीय पिस्तु जंतु जो जल के अंदर होते हैं। अब उनको क्या खाता है, देखिए छोटी मछली खाती है। छोटी मछली को हम बड़ी मछली दिखा सकते हैं। बड़ी मछली को फिर कौन खाता है, बगुला या बत्तख या सारस खा जाता है। ऐसे मतलब एक दूसरे को खाते रहते हैं, यही खाद्य श्रृंखला है। ऐसे हम दिखा सकते हैं, देखिए आहार श्रृंखला के देखिए विभिन्न स्तरों पर भोजन का, जैसे जमीन पर रहने वाला दिखा सकते हैं सबके लिए। अब देखिए खाद्य जाल, प्रकृति में खाद्य श्रृंखला एक सीधी कड़ी के रूप में नहीं होती है, ठीक है। एक पारिस्थितिक तंत्र की सभी खाद्य श्रृंखलाएं कहीं न कहीं आपस में संबंधित होती हैं, अर्थात एक खाद्य श्रृंखला के जीवधारी का संबंध दूसरी खाद्य श्रृंखला के जीवधारी से होता है। जैसे अभी हम पढ़े, देखिए पानी वाला पढ़े कि कवक होता है, कवक शैवाल, उसको क्या करता है, कीड़े मकोड़े। कीड़े मकोड़ों को छोटी मछली खाती है, छोटी मछली को बड़ी मछली, बड़ी मछली को क्या करते हैं, बत्तख, ये सब ऐसे खाते हैं। अब उसके बाद इंसान है, वो मछली को भी खाते हैं, बत्तख को भी खाते हैं, सबको। तो मतलब एक दूसरे को, अब इंसान तो आगे स्थल वाले में पारिस्थितिकी तंत्र, लेकिन वो जल वाले से क्या है, जुड़े हैं। एक दूसरे पारिस्थितिक तंत्र से सब क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, ठीक है। जैसे देखिए ये पूरा चित्र दिखाया कि मतलब एक दूसरे में पूरा देखिए जाल के रूप में, मतलब ये उसको खाएगा, वो उसको, किसी न किसी रूप में सब एक दूसरे को खाते ही रहते हैं, ठीक है। बस यही इतना देखिए इस चैप्टर में था हमारा पर्यावरण। मतलब इसमें यह है कि पर्यावरण क्या है, उसमें कौन कौन से देखिए वायुमंडल के परत हैं, फिर ठीक है। और फिर उसमें जैसे कि क्या है कि पर्यावरण का जो पारिस्थितिकी तंत्र है वह कैसे एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, ठीक है। ये बस यही था इतना इस चैप्टर में। तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगर देखिए एक बार क्लास देख सकते हैं तो स्पीड बढ़ा के थोड़ा सा फिर से क्लास देख लीजिएगा, नहीं तो पीडीएफ आप लोगों को कई बार बताया गया, कई क्लास में कैसे मिलेगा। अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन पे मिलता है, टेलीग्राम पर भी आप वहाँ से पीडीएफ से भी फिर तैयार कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए भाई। हम लोग मिलते हैं देखिए नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, अगले चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर, ठीक है। और तब तक के लिए सभी को बाय बाय, और तैयारी अच्छे से करिए। और भाई जो लोग अभी लाइक नहीं किए वो लाइक कर देंगे जाते जाते, ठीक है।